जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे 17वीं बीपीएससी में भी आपका यहाँ से 3 प्रश्न पूछा था और ये हम आपको पहले भी क्लास करा रखे थे, क्लास से ही आया था। देखिए मेरे क्लास का खासियत यह है कि ये जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं ये सारा इंपॉर्टेंट है। पहले आप प्रश्न के लेवल को देखिए, ठीक है। देखो ये आप क्वेश्चन का पहले लेवल देखिए, यहाँ देखिए रेमिटेंस कितना प्राप्त हुआ भारत को, ये भी हम शामिल किए हैं, ठीक है। एफडीआई कितने प्राप्त किए हैं, विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास कितने हैं, सारा, क्योंकि यहीं से प्रश्न अभी बीपीएससी पूछते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपको हम इसमें लेकर आए हैं। ये क्यों लेकर आए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तीसरी बात कि ये सभी प्रश्न जो है आपका जितने भी प्रश्न है ये सभी प्रश्न मैं पहले इसको लिखा हूँ कॉपी पर, ठीक है। उसमें भर दिन आज समय लगा, पूरे दिन का समय लग गया मुझे ये कंटेंट बनाने में। तो कंटेंट के महत्व को समझिए। टाइप करने में नहीं, टाइप तो स्टाफ करते हैं, लेकिन कंटेंट मैं खुद बनाता हूँ ना, और सारा क्वेश्चन मैं खुद से लिखा हूँ पहले कॉपी पर, फिर मैं टाइपिस्ट को भेजा हूँ तब टाइप हुआ है। तो इस चीज़ को समझिए और आपका यहीं से सारा प्रश्न रहेगा। ये आप क्लास देख लेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे का कोई भी आपको क्लास देखने का जरूरत पड़ेगा, और ऐसा क्लास कहीं मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कब संसद में पेश किया गया। तो ये क्या था आपका 31 जनवरी 2025 को। ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। देखिए यहाँ से प्रश्न आपका आया था इस बार, ठीक है, 17वीं बीपीएससी में, और आपको पहले क्लास करा रखे थे और वहीं से आपका प्रश्न आया था, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर वित्त वर्ष 2024-25 में समग्र जीवीए में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः है। अब समझिए सिंपल कि भारत के यानी इकोनॉमी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 18.03%, आपका द्वितीयक में है 27% और तृतीयक में है 55%। और ये आपका जो हम डाटा भी बता रहे हैं ना, ये आपका 100% करेक्ट है। यदि आप कहीं पढ़े हुए हैं और डाटा आपका मैच नहीं कर रहा है तो जो आप पढ़े थे पहले वो डाटा गलत होगा, लेकिन ये डाटा गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ तो उसमें समय देता हूँ, एक एक चेक करता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें आंख मूंद कर आप सभी डाटा को आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न रहेगा। और 17वीं भी देखने को मिला था, सेम टू सेम डाटा सहित आया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये देखो आपका 2024-25 के अनुसार पूछ रहा है 2024-25 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है, लेकिन किस पर पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य पर, यानी ये 24-25 के वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए होगा। अब देखो अगला प्रश्न जो है वो देखिए क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आपका आधार वर्ष चेंज है। क्वेश्चन का आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर वित्त वर्ष 2024-25 में समग्र जीवीए में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान कितनी है। अब देखो कृषि मतलब प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग द्वितीय क्षेत्र, सेवा तृतीय क्षेत्र, क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन अंतर कहाँ है, यहाँ पर पूछ रहा है आपका स्थिर मूल्य पर, यानी आधार वर्ष पर। आधार वर्ष क्या आपका भी 2011-12 है, तो 2011-12 आधार वर्ष पर आपका पूछ रहा है कि जीवीए में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो ये याद रखना आपका ऑप्शन बी होगा। 14.4%, 30.8% और 55%, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका फोर्थ है। क्वेश्चन का आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर, स्थिर मतलब आधार वर्ष 11-12, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 11-12 आधार वर्ष पर वित्त वर्ष 2023-24 के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान है। अब यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ कर आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में वृद्धि कितना होने का अनुमान है, किस मूल्य पर, आधार यानी स्थिर मूल्य पर, यानी आधार वर्ष के आधार पर, यानी आपका 2011-12 के आधार पर, ठीक है। ये बहुत डिपेंड करता है किसके आधार पर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना, ऑप्शन ए होगा। 2.7% प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है, होने का अनुमान है। और द्वितीय क्षेत्र में आपका 11.4% और तृतीय क्षेत्र में आपका 9%, ठीक है। ये भी आपका डाटा सही है, आप याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन अगर आपका
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर, देखो क्वेश्चन सेम ही है लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है आपका, ठीक है। और 24-25 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। तो कोई दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ये प्रश्न था आपका क्या, यहाँ पर पूछ रहा था स्थिर मूल्य पर, ठीक है। और यहाँ क्या पूछ रहा है आपका, यहाँ पूछ रहा है आपका वर्तमान मूल्य पर, यानी करेंट मूल्य पर, यानी 24-25 के अनुसार, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपका लगता होगा सेम ही है लेकिन अंतर है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। प्राथमिक क्षेत्र में 4.4% वृद्धि हुई है, द्वितीय क्षेत्र में 5.8% वृद्धि हुई है और तृतीय क्षेत्र में आपका 7.3% वृद्धि हुई है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन क्या है आपका कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी में स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि हुई है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, क्या कर रहा है, वित्त वर्ष 23-24 में, देखो आपको 23-24, 24-25, 25-26 तीनों आपको याद रखना होगा, क्योंकि अभी जो बीपीएससी का ट्रेंड है वो आपका ना 1-2 साल पहले के भी आपसे पूछ देते हैं, क्योंकि बजट में इसका यानी आर्थिक सर्वेक्षण में इसका चर्चा किया जाता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आपको हम 22-23-24 भी बताएंगे, 24-25 का भी बताएंगे और 25-26 का भी बताएंगे, ठीक है। तो सभी का डाटा आप अलग अलग याद रखेंगे, ऐसा ना हो कि एक ही डाटा आप याद रखें और सभी में यही आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो आप याद रखिए वित्त वर्ष के अकॉर्डिंग। तो वित्त वर्ष 23-24 में कह रहा है भारत की जीडीपी में स्थिर मूल्य पर, यानी वास्तविक जीडीपी, स्थिर मूल्य मतलब बेस ईयर के आधार पर, बेस ईयर कितना भी 11-12 है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना आप, इसमें 9.2% वृद्धि दर्ज की है, कितना 9.2% 23-24 में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 7 है। देखिए सारा प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा, इसलिए आप क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे आप क्लास देखिए लास्ट तक, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि यह क्लास, क्या ऐसा क्लास कहीं यूट्यूब पर है, ऐसा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैं अपना से सेट किया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के जीडीपी में स्थिर मूल्य पर, यानी स्थिर मूल्य बेस ईयर 11-12 के आधार पर स्थिर मूल्य पर कितना वृद्धि अनुमानित है। किसमें पूछ रहा है आप, 24-25 में पूछ रहा है, ठीक है। 24-25 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है आपका, तो उसमें आप ध्यान रखना 6.5% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। किस पर, स्थिर मूल्य पर, यानी वास्तविक जीडीपी में आपका 6.5% वृद्धि का अनुमान है 24-25 में, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है इसी टाइप का, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के जीडीपी में स्थिर मूल्य पर कितनी वृद्धि अनुमानित है। तो ये याद रखना 25-26 का 6.3% से 6.8% के बीच ये अनुमान है, 6.3% से 6.8% के बीच, ठीक है। तो यहाँ आपका हम जीडीपी से 3 प्रश्न करवाए हैं, तीनों प्रश्न का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन की क्या कहता है, क्वेश्चन का आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में वर्तमानी मूल्य पर भारत के कुल जीवीए में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा थी। अब देखो ये प्रश्न आपका 2022-23 का ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो 22-23 का भी डाटा आपको ध्यान रखना है। तो देखो ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक क्षेत्र में 20.1%, द्वितीय क्षेत्र 25.6% और तृतीय क्षेत्र में आपका योगदान 54.3% रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 10। क्वेश्चन का आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वर्तमान में भारत के कितने प्रतिशत आबादी की आजीविका का स्रोत है। देखिए प्रश्न का हो सकता है लैंग्वेज आपको अलग हो, क्योंकि सारा प्रश्न हम अपने लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है, खुद से लिखे हैं, इसीलिए हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बताइए कि वर्तमान में कितने परसेंट, भारत के कितने परसेंट आबादी ऐसे है जिसको अभी भी आजीविका का स्रोत क्या है, कृषि है। ये आपका 46%, अभी भी 46% व्यक्ति का आजीविका का स्रोत क्या है, तो आपका कृषि है। ऑप्शन बी होगा। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके बीपीएससी के एग्जाम को ट्रेंड में
ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है। जैसे अभी आपका पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी तरह का प्रश्न आपको बनाने का हम कोशिश किए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यानी 2017 से 23 के दौरान कृषि क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, ठीक है। यानी कह रहा है पिछले 5 वर्षों में यानी कृषि क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये याद रखना आप 5%, ठीक है। 5 वर्षों में 5% याद रखना आसान रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन अगर आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि संबंधित गतिविधियों का देश के जीडीपी में कितना योगदान रहा है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का कितना परसेंट योगदान रहा है, तो ये रहा आपका 16%, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्तमान में सकल वैश्विक अनाज उत्पादन में भारत का योगदान कितना है। यानी विश्व में जितने भी टोटल आपका अनाज का उत्पादन हो रहा है उसमें आपको बताना कि भारत का कितना परसेंट योगदान है। तो याद रखना 11%। पूरे विश्व के अनाज उत्पादन में भारत का 11% योगदान है। आप दिखा दो ऐसे प्रश्न कहीं भी आपको यूट्यूब पर मिलता हो। यूट्यूब का जो पेड क्लास आप करते हो ना, 1000 2000 जो ज्वाइन करते हो उसमें भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, करा वित्त वर्ष 2024-25 में अरहर, बाजरा, मसूर और रैपसीड के एमएसपी में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है। ये भी इसका भी घोषणा आपका आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है। तो याद रखना 59% किसमें वृद्धि किया, अरहर दाल पर, बाजरा पर 77%, मसूर पर 89% और 98% किसमें वृद्धि किया है, रैपसीड के एमएसपी में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन अगर आपका वित्त वर्ष 2023-24 में देश की कुल निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का योगदान कितना था। आपका रहा 23-24 में बताना है भारत के कुल निर्यात में कि कृषि और कृषि से संबंधित वस्तुओं का योगदान कितना परसेंट रहा है, ठीक है। कितना परसेंट रहा है, याद रखना 11.3%। 11.3% ऑप्शन सी होगा। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 11वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आपको बता दें कि आपको हम 11वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। तो ये आप टेस्ट आपको LK क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। इसमें आपका अभी 2 टेस्ट आपका हुआ है, ठीक है। और अभी फिलहाल आपका प्रत्येक संडे को ये टेस्ट होता है, ठीक है। प्रत्येक संडे को ये टेस्ट होता है। आप जाकर देख सकते हैं टेस्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका ये टेस्ट 1 है, ये टेस्ट 2 है। तो इसका आपको हम एक डेमो दिखा चुके हैं। आपका यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। डेमो के रूप में हम टेस्ट नंबर 2 को आपको करवाए थे, ठीक है। तो आप जाकर एक बार डेमो भी देख लीजिए कि कैसा हम प्रश्न सेट किए हैं, कैसा क्वेश्चन है। उसके बाद आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, यहाँ आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है। अब देखिए यहाँ पर आपका राजकोषीय घाटा जो पूछते हैं, यहाँ से भी आपका 2-3 तरह से प्रश्न बनते हैं। आपका वित्त वर्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो 24-25 है, 23-24 है और 25-26 है। 3 तरह का हम बताएंगे आपको, क्योंकि तीनों वित्तीय वर्ष में से कोई भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में आपका सभी का चर्चा किया रहता है, इसलिए बीपीएससी आपका किसी भी डाटा को पूछ सकते हैं। तो आप जब भी राजकोषीय घाटा पढ़ते हैं तो आंख मूंद कर परसेंटेज मत याद रखो, वित्त वर्ष देखो, उसके अनुसार आप इसका परसेंटेज ध्यान रखिए। क्योंकि वित्त वर्ष के अनुसार राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य है वो आपका अलग अलग है, ठीक है। तो याद रखना 24-25 के अनुसार पूछ रहा है तो आप याद रखना 4.8%, ठीक है। 24-25 के अकॉर्डिंग कहे तो आपको क्या याद रखना है, आपको 4.8%, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। आपका अगला प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। देखिए अगला प्रश्न जो होगा सेम ही लगेगा लेकिन अंतर होगा। अब इसमें देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है वित्त वर्ष 25-26 में, अब वित्त वर्ष बदल गया। 25-26 में भारत की राजकोषीय घाटा GDP का कितना परसेंट होने का अनुमान है। तो ये आपका 4.4%।
और एग्जाम में जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांस हो रहता है ना, यही आपका वित्त वर्ष कराता है, जो अभी आपका आने वाले जो चल रहा है वित्त वर्ष उसी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके आगे पीछे 2 वर्ष आप याद रखेंगे, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा 4.4%। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन ने क्या करा है, क्वेश्चन करा आपका कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत था, किसमें करा, 23-24 में, ठीक है। तो इस डाटा को भी आप याद रखेंगे, क्या था, तो आप याद रखना 23-24 में था आपका 5.6%, ठीक है, 5.6%। अब देखिए, अब इसका कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट तो आप क्लास करके देख लेते हैं, आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो इसका पीडीएफ मिलेगा आपको एलके क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो आप जाइए एलके क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और वहीं पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में कोई जाति चाहते हैं 71वीं बीपीएससी का टेस्ट लगाना, तो इसका भी आपका टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है, एक बार जाकर आप टेस्ट लगाइए। आपको इस बार यदि फायदा नहीं होता एग्जाम में तो मुझे फिर बताइएगा, ठीक है। ऐसा टेस्ट सही बता रहे हैं आपको, मार्केट में कहीं नहीं है, ठीक है। तो आप टेस्ट भी लगा सकती हो, TRE 4 का भी सारा टेस्ट चल रहा है, वो भी लगा सकती हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब चलो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 राजकोषीय घाटा बताए हैं अलग अलग वित्त वर्ष का, ठीक है। तो आप डाटा उसी अनुसार याद रखेंगे। तो 22-23 में कहे तो आपका होगा 6.4%। और ऐसा डाटा आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, आप ढूंढ लीजिए, पूरा यूट्यूब ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। बड़े बड़े कोचिंग से आप कंटेंट मंगा लीजिए, नहीं मिलेगा आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्लास के वैल्यू कीजिए और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना अच्छा क्लास करवाता हूँ, व्यूज क्यों नहीं जाता है, स्टूडेंट क्यों नहीं पढ़ता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। और किसी का देख लीजिए फालतू फालतू प्रश्न करवाया है, 50 करवा दिया है, स्टूडेंट देख रहा है, पता नहीं कैसे सोच है स्टूडेंट का, कंटेंट समझते ही नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 20, आरबीआई की प्रेषण यानी रेमिटेंस सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2024 में भारत को कितना रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। अब देखो आपको रेमिटेंस पहले समझना होगा, रेमिटेंस होता है क्या, इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रेषण। तो रेमिटेंस क्या होता है, सिंपल समझिए, जैसे कोई भारतीय नागरिक है, ठीक है, कोई भारतीय नागरिक है और जो विदेश में रहता है, कोई मान लो यूएई में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई चाइना में रहता है, ठीक है, कोई कतर में रहता है। तो जो ये विदेश में जो व्यक्ति रहते हैं भारतीय नागरिक, और वो जो पैसा वहाँ से कमा करके जो भारत भेजते हैं, ठीक है, उसी पैसा को हम बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं, इसी पैसा को हम बोलते हैं रेमिटेंस, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई मान लीजिए भारतीय विदेश जाकर पैसा कमाता है, अपने देश जो पैसा भेजता है उसी पैसा को हम बोलते हैं रेमिटेंस, समझ गए। तो कह रहा है कि 2024 में भारत को टोटल कितना रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, तो याद रखना इस डाटा को, 129.1 बिलियन डॉलर, ये सभी आपका अमेरिकी बिलियन डॉलर में ध्यान रखना है, 129.1 अमेरिकी बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये विश्व में सबसे अधिक है, यानी पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे अधिक रेमिटेंस किसको प्राप्त हुआ है, तो भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये रिकॉर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो आपका इस डाटा को भी याद रखना, और ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी पूछते हैं, आप जाकर एक बार क्वेश्चन बैंक को देखिए उल्टा कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, 5-6 को स्टार लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार 2025 तक भारत के पास कुल कितना विदेशी मुद्रा भंडार था, ठीक है। तो देखो याद रखना 685.729 बिलियन डॉलर, इससे भी स्टार लगाना। और एक चीज और बता देते हैं, इसका डाटा आपको कहीं कहीं कुछ और भी मिलेगा, तो उस पर आप भरोसा मत करना, इसी डाटा को आप याद करना, ये 110% डाटा सही है, ठीक है, 110% डाटा सही है। तो आप इसी को याद रखना। आप यदि कहीं पढ़े हो जो आपको मैच नहीं करता है तो उसको भूल जाओ और इसको याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वर्तमान में भारत विश्व में शाब्दिक विदेशी भंडार की सूची में किस स्थान पर है। अभी दिखा है आपको, ठीक है, कि भारत के पास विदेशी भंडार कितना है, 685.729 बिलियन डॉलर है। अब कह रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार के अनुसार बताओ कि भारत को कौन सा स्थान अभी किस स्थान पर है। तो याद रखना भारत है 4थे स्थान पर, ठीक है,
बात करें हम विदेशी मुद्रा भंडार में, तो भारत जो है विश्व में वो चौथे स्थान पर है। यहाँ तो आपका चौथा स्थान नहीं दिया ऑप्शन में, यहाँ दिया है, तो यहाँ होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए, पहला स्थान पर कौन है, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है, तो चीन के पास है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरा स्थान पर याद रखना आपका है जापान, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार उसके बाद किसके पास है, जापान के पास है। तीसरा किसके पास है, तो तीसरा याद रखना स्विट्जरलैंड, ठीक है, आपका स्विट्जरलैंड का आपका तीसरे स्थान पर है। और जो चौथे स्थान पर कौन है, तो अभी आपको बता दिए हैं, भारत है, ठीक है। तो ये आप एक बार ना क्रम ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है जब डीपली प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये भी शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन कर आपका कि आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत को कुल कितना एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो ये आपका हुआ है 81.04 बिलियन डॉलर, 81.04 बिलियन डॉलर, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वीं बीपीएससी या यदि आप टीआरडी 4 का तैयारी कर रहे हैं और करेंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हम करेंट अफेयर क्लास तो आपको यूट्यूब पर फ्री करवाते हैं, लेकिन आपको इस एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके लिए आपको ना एलके क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। आप देखिए क्या क्या है, यहाँ पर आपका सभी मंथ का आपका मंथ वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आप यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। सारा पीडीएफ को प्रिंट करवा सकते हैं, आपको ये ई बुक के फॉर्मेट में है, तो यहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका है कि आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुए हैं, यानी सबसे अधिक एफडीआई जो है वो किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो आप याद रखना महाराष्ट्र को, ठीक है। महाराष्ट्र को आपका 2024-25 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। एफडीआई मतलब सिंपल समझिए विदेशी निवेश, ठीक है। जो विदेशी कंपनी आकर निवेश करते हैं उसी को समझिए एफडीआई है, ठीक है। तो सबसे अधिक निवेश कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। और इसमें देखो पहला पर महाराष्ट्र है, सेकेंड पे बोले तो कर्नाटक है और थर्ड पे बोले तो आपका दिल्ली है, ठीक है। सबसे अधिक एफडीआई किसको प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र को, सेकेंड में कर्नाटक को, थर्ड में दिल्ली को, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 25, क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन कर आपका वर्ष 2024-25 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है। अब देखो, अब कह रहे कि भारत को जो है सबसे अधिक एफडीआई किस देश से मिला है, ठीक है। तो याद रखना सबसे अधिक आपको सिंगापुर से आया है, ठीक है। सबसे अधिक एफडीआई पूछे भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है 2024-25 में, तो सिंगापुर से। उसके बाद सेकेंड स्थान पर आपका मॉरिशस है, मॉरिशस आपको सेकेंड स्थान पर है। थर्ड स्थान आपको कहाँ से मिला है, अमेरिका से, ठीक है। तो याद रखना इस क्रम को भी, सबसे अधिक एफडीआई सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद अमेरिका। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फिर आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुआ है। अब पूछ रहा है कि एफडीआई जो प्राप्त हुआ है वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ है, तो याद रखना सेवा क्षेत्र में, ठीक है। सेवा क्षेत्र में आपका ना एफडीआई सबसे अधिक प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान पर सेवा क्षेत्र है, सेकेंड स्थान पर आपका कहे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, थर्ड पर कहे तो ट्रेडिंग है, ठीक है। ये तीन क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक एफडीआई आपको मिला है। सबसे अधिक पूछे तो सेवा होगा, ठीक है। ये सभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये भी शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए 27 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2024 में सर्वाधिक प्रेषण मतलब रेमिटेंस, पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। रेमिटेंस क्या होता है ये भी आपको बता चुके हैं। तो यानी जो भारतीय नागरिक विदेश से पैसा कमाकर अपने देश भेजता है ना, उसी पैसा को रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश का सही क्रम कौन सा है। तो याद रखना 24 में आपका सबसे अधिक रेमिटेंस भारत को मिला है, पहला स्थान पर भारत था, सेकेंड स्थान पर आपका मॉरिशस को मिला, मासिको को मिला है, थर्ड पर आपका चीन को मिला है और फोर्थ पे आपका फिलीपींस को मिला है। फिलिस्तीन को नहीं, तो फिलिस्तीन का सपोर्टर खुश हो जाएगा, फिलीपींस से ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत को सबसे अधिक आपका रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, ठीक है।
और होगा क्यों नहीं, सबसे ज़्यादा विदेश में कौन रहते हैं, इंडियन ही रहते हैं। ठीक है, तो पहला आपका भारत होगा, दूसरा मैक्सिको, तीसरा चीन, चौथा फिलीपींस। ऑप्शन सी होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। क्वेश्चन का आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का कुल व्यापार घाटा कितना है। ये स्टार लगेगा। ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी ना 67वें बीपीएससी में पूछा था, आप जाकर देखिए। ठीक है, सेम प्रश्न ऐसे ही पूछा था। तो क्वेश्चन का है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में भारत का कुल व्यापार घाटा कितना रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको समझना होगा पहले कि व्यापार घाटा होता क्या है। चलिए पहले आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर आपको हम समझाते हैं कि व्यापार घाटा क्या होता है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी 94.26 बिलियन डॉलर। ये याद रखना क्यों जरूरी है तो आपको बताते हैं। देखो व्यापार घाटा क्या होता है। व्यापार घाटा देखो भारत कितना निर्यात किया है, ठीक है, और कितना आयात किया उसको देखा जाता है। हम पहले ही घाटा लिखे हैं, इसलिए हम पहले क्या लिखेंगे, आयात लिखेंगे। घाटा आपसे जब व्यापार घाटा आपसे पूछे तो आयात पहले लिखना है, अब माइनस निर्यात। क्यों लिखते बताते हैं आपको। देखो घाटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आयात ज़्यादा हो गया है और निर्यात कम हुआ है। निर्यात मतलब क्या होता है, कोई सामान हम कोई दूसरे देश को बेचते हैं उसको निर्यात बोलते हैं, और जो कोई सामान किसी देश से लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयात बोलते हैं। ठीक है, तो आयात हम ज़्यादा कर लिए, निर्यात हम कम किए हैं, तो हम क्या रहते हैं, घाटा में रह जाते हैं। इसी को बोलते हैं व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा का फॉर्मूला क्या होगा, कुल आयात माइनस कुल निर्यात। तो याद रखना 2024 में आपका जो टोटल आपका आयात जो था भारत का, जो आयात किया था भारत, वो टोटल याद रखना ये था आपका 915.19 बिलियन डॉलर। ठीक है, और निर्यात पूछे कितना था, तो निर्यात था आपका टोटल 820.93 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ कह रहा व्यापार घाटा, तो हम आयात में से क्या करेंगे, निर्यात को माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, इसको माइनस कीजिए तो 94.26 बिलियन डॉलर आएगा। तो चलो ये प्लस में है, माइनस में कब आंसर होता, सेम टू सेम। यदि आपको यहाँ पूछता व्यापार अधिशेष, अब देखो व्यापार अधिशेष क्या होता है ये भी समझिए। व्यापार अधिशेष क्या होता है, क्या कह रहा व्यापार अधिशेष मतलब कितना शेष हुआ है व्यापार। तो देखो इसमें क्या होता है कि निर्यात ज़्यादा होता है। ठीक है, तो निर्यात में से हम क्या करते हैं, आयात घटाते हैं। ठीक है, तो यानी हम ज़्यादा सामान को बेचे हैं दूसरे देश में, कम लाए हैं, तब बोलते हैं अधिशेष में है, व्यापार अधिशेष में। तो हर देश चाहता है कि व्यापार अधिशेष में हो। ठीक है, लेकिन भारत अभी क्या है, व्यापार घाटा में है, आज ही नहीं है पहले से भी है। ठीक है, क्योंकि भारत का आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होता है। तो इसमें यदि पूछता आपका कि अभी बताओ भारत का वर्तमान में व्यापार अधिशेष कितना है, तो उसी का आंसर आपका सेम ही होता, लेकिन ये माइनस में होता। ठीक है, 94.26 बिलियन। क्यों, क्योंकि अधिशेष में तो है ही नहीं, घाटा में है, तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे भी यहाँ आप ना निर्यात का वैल्यू दीजिए और आयात का दीजिए, माइनस घटाइएगा तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे व्यापार घाटा क्या होता है, व्यापार अधिशेष क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किसको किया है, यानी भारत जो है सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया है। ठीक है, तो याद रखना इसमें भारत सबसे अधिक निर्यात कहा जाए तो अमेरिका को किया है, उसके बाद यूएई को किया है, थर्ड पर नीदरलैंड को किया है, फोर्थ पर चीन को किया है। ठीक है, ये क्रम ही है। तो कह रहा सबसे अधिक निर्यात किसको किया है, अमेरिका को। निर्यात समझ रहे हैं कि भारत क्या किया होगा, अपना सामान क्या किया होगा, अमेरिका को सबसे अधिक बेचा होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं निर्यात। तो निर्यात जो है आपका सबसे अधिक किसको किया है, भारत अमेरिका को। और एक चीज़ जानकर खुशी होगा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार जो है ना वो अधिशेष में रहता है, यानी हम ज़्यादा अमेरिका को निर्यात करते हैं और अमेरिका से हम कम आयात करते हैं। ठीक है, लेकिन वही कहे तो सबसे अधिक व्यापार घाटा में किसके साथ रहते हैं, चाइना के साथ, क्योंकि चाइना जो है ना सस्ता सामान को इंडिया में ज़्यादा भेजता है और इंडिया जो है चाइना देश में अपना कम सामान भेजता है। ठीक है, इसलिए घाटा में रहते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ नफ़ा में रहते हैं, फायदा में रहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण
24-25 के अनुसार 24-25 में भारत के सर्वाधिक आयात देश रहा है। यानी अब पूछ रहा है कि भारत सबसे अधिक आयात किस देश से किया है, तो इसमें होगा चाइना हो जाएगा। चाइना से सबसे अधिक आयात किया भारत, उसके बाद रूस से किया, उसके बाद यूएई से किया, उसके बाद अमेरिका से किया है। ठीक है, ये भी क्रम है आपका, इस क्रम को भी आप याद रख सकते हो। तो भारत सबसे अधिक आयात किस देश से करता है, चाइना से। अब यहाँ पर आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और ये डाटा सारा डाटा जो आपका है 2023 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और 2023 के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में 2023 का ही डाटा दिया है, तो आपका 23 के अनुसार ही पूछेगा। ठीक है, कि भारत वस्तुएं के निर्यात में कौन से स्थान पर है, तो 17वें स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखना 17वां स्थान पर कौन है, भारत है निर्यात में। ठीक है, वस्तु के निर्यात में। अगला है कि भारत वस्तुगत आयात में कितना है, कौन से स्थान पर है, तो विश्व में 8वें स्थान पर है। भारत सेवा के निर्यात में पूछे तो सर्विस के निर्यात में 7वें स्थान पर है, और सर्विस यानी सेवाओं के आयात में भारत 9वें स्थान पर है विश्व में। ठीक है, तो ये 4 आपका रैंक है, जिसे आप याद रखना, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 31 है। आपको बताते हैं क्वेश्चन क्यों शामिल किए हैं। क्वेश्चन पर आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति कितनी प्रतिशत रहने का संभावना है। ये प्रश्न हम पहले नहीं करवाते थे, लेकिन इस बार आपका ना 17वें बीपीएससी में ये प्रश्न पूछ दिया, आपका ऐसा भी डाटा पूछ दिया, हेडलाइन मुद्रास्फीति आपसे पूछ दिया, इसीलिए हम इस बार इस प्रश्न को शामिल किए हैं। ठीक है, तो देखो इसमें पूछ रहा है आपका कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 25-26 में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो याद रखना 4.2%। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार यानी 2024-25 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में कितना परसेंट रह गया है, तो याद रखना 6% से घटकर वो आपका 3.2% हो गया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका 33 है, और ये लास्ट प्रश्न है आज का। क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023-24 में 5.4% से घटकर 2024-25 में कितना आ गया है। ठीक है, तो ये इसका आप ध्यान रखना, ये आपका 4.9% हो गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो ये था आपका आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का प्रश्न। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कीजिए, और आप यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और यदि कोई 71वीं बीपीएससी का टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप LK क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, इसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और उस पर आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम की जैसा है। जैसे मैं क्लास करवाता हूँ वैसे मेरा टेस्ट भी रहेगा एग्जाम की जैसा। ठीक है, तो आप एक बार टेस्ट लगाइए जाकर, आपको एग्जाम में ज़रूर बेनिफिट होगा। ठीक है, फायदा करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।